साथियों नमस्कार। पुरानी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए विषय पर चर्चा हम करने के लिए प्रस्तुत हैं। आज की चर्चा पुरानी चर्चाओं की तरह सारगर्भित हो, आप लोगों को उद्देश्यपरक लगे, ऐसी पूरी कोशिश। आज जो परिस्थितियां हम लोगों के सामने है, जहाँ पे सिल्वर लाइनिंग्स बहुत ही कम है, डार्क क्लाउड्स हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्या हम लोग एक ऐसी परिस्थिति की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें यह हम लोगों को सोचने या कहने के लिए विवश होना पड़ जाए कि अगर ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाला समय, बल्कि बहुत दूर नहीं, बहुत जल्द ही एक ऐसा समय होगा जहां पर हम सब लोग अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दें। जिस प्रकार की परिस्थितियां आज हमारे इर्द गिर्द हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं या अवस्थित हो गई हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, यह बहुत ही चिंतनीय है, शोचनीय है। और इन परिस्थितियों का सर्वाधिक असर, या कहा जाए सबसे पहला असर, सिर्फ दो चीज़ों पर होता है, दो विषयों पर होता है, वह है अर्थव्यवस्था और समाज। किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था अगर पटरी पर रहे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जीवित रहने के लिए पैसा होना आवश्यक है। बिना पैसे के जीवित रहना मुश्किल है। आप अपनी रोज की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते यदि आपके जेब में पैसे ना हों, और जेब में पैसे तब होंगे जब आपके पास कमाई के साधन हों। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि जहां पे हमारा भारतीय समाज रोजगारहीनता, बेरोजगारी, व्यवसायहीनता, कार्यहीनता आदि का से जंग संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। साथियों एक और चीज़ बताऊं आपको, आप सबको मालूम होगा कि खुरचन किसे कहते हैं। खुरचन उसे कहते हैं, या आप सबको मालूम हो, पर फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खुरचन क्या होता है। जिस किसी भी बर्तन में खाना पकाया जाता है और पकाने के बाद जब हम लोग उसे खाते हैं, सब कुछ खाने के बाद जो बचता है उस बर्तन में, जो पेंदी में कहा जाए या उसकी दीवारों में, बर्तन की दीवारों में जो चिपका रहता है, उसे खुरचन कहते हैं। क्या आज एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है या हो चुकी है जिसमें यह कहा जा सकता है कि क्या भारत अब या आज खुरचन पर टिकने को या जीवित रहने के लिए विवश या मजबूर है? जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, क्या इसमें सच्चाई है? लेकिन मैं आज आपको सारे तथ्यों को उजागर करूंगा, सारे तथ्यों से आपको दो चार करूंगा और फिर आपके ऊपर सोचने के लिए छोड़ता हूं कि आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। पिछले कुछ वर्षों से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन सब ने एक ऐसी परिस्थिति या ऐसे वातावरण का निर्माण किया है जिसमें पॉजिटिव्स कम, नेगेटिव्स ज़्यादा पैदा हो गई हैं आज के समय में। और किसी भी पर कि अपने भारतीय समाज या अर्थव्यवस्था की बात करें, इन दोनों को पटरी पर आने के लिए यदि तत्काल प्रभाव से अतिशीघ्र कुछ नहीं किया गया तो जिन परिस्थितियों का शिकार हो रही हैं, जिस परिस्थितियों के चंगुल में ये दोनों फंस रही हैं, इन दोनों से निकलना, इन चंगुल से निकलना इन दोनों के लिए बहुत ही कठिन होगा, यदि असंभव ना है तो। आपको याद होगा 2016 नवंबर में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी लागू की गई। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया, माल और सेवा कर। और फरवरी या मार्च 2020 में कोरोना और उससे संबंधित लॉकडाउन। इन तीनों ने मिलकर, हालांकि अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज पहले ही डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी और जीएसटी यानी माल और सेवा कर से बुरी तरह ग्रस्त था, परेशान था। कोरोना और लॉकडाउन ने उसमें अंतिम कील का, ताबूत में अंतिम कील का काम किया। और नतीजा, परिणाम आज एक ऐसी परिस्थिति है हम लोगों के सामने जिसमें कि हम लोगों के लिए आय के साधन या आय के जो भी रोजगार कहा जाए या व्यवसाय कहा जाए, जो भी कहा जाए, उसको जीवित रख पाना हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल, कठिन प्रतीत हो रहा है। पुनः दोस्तों, साथियों, आज के टॉपिक की ओर ले चलूं आपको और जिस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, बट उससे पहले एक अनुरोध, कृपया न केवल इसे लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल आलोक कुमार इंडिया को सब्सक्राइब भी करें। आज का टॉपिक, क्या भारत अब खुरचन पर टिकने को या जीवित रहने के लिए विवश या मजबूर है? और मैं दो विषयों पर अपनी चर्चा करूंगा, एक है इकोनॉमी और दूसरा सोसाइटी। इकोनॉमी का दूसरा नाम आप गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और सोसाइटी का दूसरा नाम आप फैमिली भी कह सकते हैं। तो पहली चर्चा हम सरकार और अर्थव्यवस्था पर करेंगे, उसके बाद हम समाज या परिवार पर भी करेंगे।
लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी प्रस्तावना या थोड़ी सी ऐसी जानकारी जो आपके साथ जरूर शेयर कर सकूं, दो चार कर सकूं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था या समाज की वित्तीय स्थिति या हालत ऐसी प्रतीत होती है जैसे सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद अवशेष या खुरचन पर जीवित या टिके रहना। मैंने शुरू में ही कहा आपको, बल्कि आज का हमारा ये टॉपिक है, शीर्षक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज दोनों आज के विनाशकारी संकट के कारणों, तरीकों या समाधान के बारे में अस्पष्ट है, अनिश्चित है। भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज आजादी के बाद के दशकों से आर्थिक और सामाजिक संकेतकों के सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, पॉजिटिवली नहीं, निगेटिवली, ऋणात्मक रूप से। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, नथिंग इज वर्किंग। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शायद सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी स्टैंड स्टिल मोड में संभवतः दिखाई देते हैं। मीडिया ने अस्तित्व के लिए आवश्यक अपनी उपयोगिता और कारण दोनों खो दिए हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारें सभी अपने उद्देश्य के बारे में विचारहीन लगते हैं, नीतिहीन लगते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी निराश, अनुपयुक्त, बेमेल एवं बेमौका दिखाई देते हैं। या वे सभी यह सोचते हैं संभवतः कि भारतीय केवल धोखे और दुर्व्यवहार के लायक हैं। भारतीयों के साथ जितना भी धोखाधड़ी करेंगे, जितना दुर्व्यवहार करेंगे, उतना ही वो सफल होंगे। सभी सरकारी विभाग और अन्य विंग पूरी तरह से बेअवसर हैं और प्रभावहीन हैं। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी और जीएसटी यानी माल और सेवा कर के कारण पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की ऑक्सीजन रहित बेजान स्थिति केंद्रीय और राज्य सरकार के कोरोना और लॉकडाउन के कारण आभासी या मृगतृष्णा प्रतीत होती है। आभासी का अर्थ वास्तविक नहीं है। आभासी का अर्थ जिसे कहते हैं वर्चुअल और रियल। रियल मीन्स वास्तविक, वर्चुअल मीन्स इवन इफ इट इज नॉट कंप्लीटली फेक, मतलब ये पूरी तरह से अगर फेक ना भी हो तो ये आभासी है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक से दूर है। मृग तृष्णा का अर्थ है वहां होना लेकिन वास्तव में वहां नहीं होना। दोनों का मतलब होता है फेक। सभी मापदंडों पर इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज सकारात्मक बदलाव के प्रति नकारात्मक अनिच्छा में बुरी तरह से दिखाई देते हैं। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के लिए या चेंजेस के लिए वो इनकरेज्ड नहीं फील हो रहे, वो बल्कि निगेटिव सेंटिमेंट्स के दौरान या के चंगुल में के पास में है। समग्र स्थिति जानलेवा और आत्मघाती दोनों है। ओवरऑल सिचुएशन। हम अपनी चर्चा को सरकार और समाज की भूमिका पर केंद्रित करेंगे और उन्होंने हम सभी को यह समझने के लिए विवश कैसे किया है कि अवशेष या खुरचन पर हम सब कैसे जीवित रहें या रह सकें। एक ऐसी व्यवस्था बन जाए, एक ऐसी सरकार आ जाए या ऐसी अर्थव्यवस्था की हालत हो जाए कि जिसमें 137 करोड़ का देश, 140 करोड़ का देश अवशेषों पर जीवित रहने को विवश हो जाए, खुरचनों पर जीवित रहने को विवश हो जाए, कार्यहीनता हो जाए, रोजगारहीनता हो जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, व्यवसायहीनता हो जाए, आयहीनता हो जाए, आमदनी न हो, सब लोग व्यस्त दिखें लेकिन कुछ उपलब्धि न मिले। एक ऐसी परिस्थिति से गुजरना कितना दुखदायी होता होगा, जिसका आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं साक्षात। अब इन बिंदुओं पे, इस शीर्षक, इस टॉपिक से रिलेटेड बिंदुओं पे, जैसा मैंने कहा फ्रेंड्स कि हम पहली चर्चा में सरकार और अर्थव्यवस्था, इस पर अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। आपको जैसा मैंने कहा कि मैं आपको तथ्यों से दो चार करूंगा, फैक्ट्स भी आपके सामने उजागर करूंगा ताकि आप सोच सकें, समझ सकें कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। आय और व्यय किसी भी इकाई की चल गतिविधि को दर्शाता है, रनिंग एक्टिविटी, और व्यय से अधिक आय का अधिशेष मतलब इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इसकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है, वायबिलिटी को प्रदर्शित करता है। व्यय पर आय का अधिशेष दर्शाता है कि गतिविधि
सभी शामिल लोगों की आवश्यकता और उद्देश्य की न केवल सेवा कर रही है बल्कि उसे पूर्ण भी कर रही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय सरकार आज इससे कोसों दूर है। कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर आपको ले चलूं जिसमें आपको यह सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, जिस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं। भारत का वास्तविक या मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2017-18 में 7.20%, वित्त वर्ष 2018-19 में 6.80% और वित्त वर्ष 2019-20 में 4.20% रही थी। और यह पिछले 4 दशकों में सबसे कम हुई है। कम से कम 3 दशकों में से तो कम है। 1990 की अगर बात की जाए तो उसके बाद से लेकर यह सबसे कम है। विश्व अर्थव्यवस्था में संकुचन के कोई संकेत नहीं होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 3-4 वर्षों से नोटबंदी और जीएसटी के कारण डाउनहिल है। डाउनहिल का मतलब है कि नीचे की ओर अग्रसर है। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, नोटबंदी और माल या सेवा कर। सरकार या अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आय और व्यय के आंकड़े। कुल प्राप्तियां 15.50 लाख करोड़ रुपए, कुल खर्च 24.50 लाख करोड़ रुपए। सरकार या अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आय और व्यय के आंकड़े। कुल प्राप्तियां 18.50 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 28 लाख करोड़ रुपए। सरकार या अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020-21 जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया है के लिए आय और व्यय के आंकड़े। यह उपलब्धि नहीं है, ये बजट है, बजट के आंकड़े। कुल प्राप्तियां 22.46 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 30.42 लाख करोड़ रुपए। अब आपको इस सारे तथ्यों से समझ में आ रहा होगा कि आय हर जगह कम है लेकिन व्यय कहीं ज्यादा है। इसी को हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। 31 जुलाई 2020 तक सरकार की प्राप्ति पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 50% कम है। कई स्पष्ट और अस्पष्ट कारणों से सरकार का खर्च पिछले वित्त वर्ष से काफी अधिक है। राजकोषीय कमी के आंकड़े, यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह 5.50 लाख करोड़ रुपए जो कि जीडीपी का 3.5% है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह 9.35 लाख करोड़ रुपए जो कि जीडीपी का 4.60% है। और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य का 85% 31 जुलाई तक ही पहुंच चुका है। जीडीपी के 10% को लगभग छूने की संभावना है या उससे ऊपर भी ये जा सकती है। राजकोषीय घाटा या कमी के आंकड़े। अब आयकर रिटर्न फाइलिंग सांख्यिकी तुलना की बात करते हैं कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न्स कितने लोगों ने फाइल किया पिछले 2 वर्षों में। 2019-20 तो अभी चल रहा है क्योंकि 30 नवंबर तक सरकार ने सबको सुविधा दे रखी है फाइल करने, तो इसके फिगर्स नहीं है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए यह 3.29 करोड़ है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह 1.46 करोड़ है। अर्थव्यवस्था के धीमा होने के स्पष्ट कारणों से लगभग 56% कम लोगों ने 2018-19 में आईटीआर दायर किया। अब अर्थव्यवस्था में धीमापन आया तो स्वाभाविक है कि लोगों की आमदनी कम हो गई। आमदनी कम हो गई तो लोगों ने आईटीआर रिटर्न ही नहीं फाइल किया, क्योंकि एक सर्टेन सीमा तक आप आईटीआर रिटर्न फाइल करें नहीं करें इसका प्रावधान है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्रेषण यानी रेमिटांसेस, जो यूएस डॉलर की बात करें या फॉरेन करेंसी की बात करें, का एक तुलनात्मक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत है। वर्ष 2018 के लिए यह 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 5,92,500 करोड़ रुपए। वर्ष 2019 के लिए यह 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 6,22,500 करोड़ रुपए। और वर्ष 2020 के लिए यह 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 4,80,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। चालू वर्ष में 24% यानी लगभग 1,22,500 करोड़ रुपए की भारी कमी होगी जो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। बेरोजगारी, रोजगारहीनता, कर संग्रह, बचत, निवेश, व्यवसाय गतिविधि, निर्माण, निर्यात, आयात,
जैसे कई मापदंडों पर आंकड़े अत्यधिक असंतोषजनक हैं, चिंताजनक हैं और 2020-21 में कई दशकों में सबसे कम है। प्रत्यक्ष कर संग्रह जैसे आयकर, कॉरपोरेट कर और अप्रत्यक्ष कर संग्रह जैसे जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि सभी चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अत्यधिक नकारात्मक हैं। केंद्रीय सरकार समझौतों के बावजूद राज्यों के साथ जीएसटी संग्रह साझा करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। पिछले 4-6 महीनों से साझा ही नहीं किया गया है। सभी आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि, सेवा, विनिर्माण, पर्यटन, रियल एस्टेट, परिवहन, बिजली, विमानन, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे इंडेक्स जिसमें कोर सेक्टर्स शामिल हैं 2020-21 में दशकों पुराने गिरावट या संकुचन दिखा रहे हैं और दिखाने की पूरी संभावना है, निश्चितता है। यह वित्तीय वर्ष जब समाप्त होगा तो पता चलेगा कि इन सारे सेक्टर्स पे, क्षेत्रों पे भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय सरकार की उपलब्धि बहुत ही नकारात्मक रही। केंद्रीय सरकार सभी विकल्पों से धन की तलाश में लगी हुई है बुरी तरीके से। यह मुद्रा के मुद्रण से लेकर मुद्रीकरण से, फिर ऋणों से, फिर विनिवेश से लेकर इसके सार्वजनिक उपक्रमों और संवैधानिक निकायों जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई इत्यादि के अधिशेष का भी उपयोग करने में संकोच नहीं कर रही है, बल्कि यह राशि बताती है कि हमें इतना चाहिए और इनका निर्णय होता है या इनको उतनी राशि का इंतजाम करके, व्यवस्था करके भारतीय सरकार को स्थानांतरण करना होता है। केंद्रीय सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों को मार्च 2021 तक किसी भी नई परियोजनाओं को शुरू करने या घोषित नहीं करने के लिए सलाह और निर्देश जारी किए हैं। आवश्यक धन की कमी के कारण पुरानी परियोजनाओं में भी न केवल देरी हो रही है बल्कि ठप है, रोक दी गई है। केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न अनुदानों, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, जो डिफरेंट स्कीम्स होती है, इसमें सब्सिडीज है, ग्रांट्स है, के बिना किसी जांच पड़ताल के भ्रष्टाचार सहित वितरण से सरकारी खजाने पर गंभीर आर्थिक तंगी का कारण बन रहा है। कोरोना वायरस या कोविड-19 जनवरी 2020 में शुरू हुआ और भारतीय प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित किया, जो किसी न किसी रूप में आज भी जारी है पूरे देश में, राज्य सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से अगर कहा जाए तो केंद्रीय सरकार द्वारा अनलॉक के नाम पे या लॉकडाउन के नाम पे। नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन और माल और सेवा कर यानी जीएसटी के कारण पहले से ही पस्त भारतीय अर्थव्यवस्था अब कोरोना और संबंधित लॉकडाउन के कारण लगभग मर चुकी है या मृत प्राय है। लॉकडाउन के कारण कई विनाशकारी दुष्प्रभाव हो रहे हैं। धन की कमी के कारण केंद्रीय सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए उत्सुक भी नहीं है, इच्छुक भी नहीं है और इसके बजाय केवल लॉकडाउन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है या केंद्रित कर रही है। चूंकि भारतीय सरकार के पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो केवल और केवल लॉकडाउन का सहारा ले रही है। कभी कभी गोल पोस्ट चेंज कर दिया जाता है, कभी कभी परिभाषाएं बदल जाती हैं कोरोना से लड़ने के लिए, कभी कभी तथ्यों को कुछ बदल बदल कर प्रस्तुत किया जाता है ताकि यह कहा जा सके कि भारत ने कोरोना पर या कोरोना से लड़ने के लिए जिन उपायों को लगाया उसमें कहीं ना कहीं हम सफल हो रहे हैं। लेकिन आज स्थिति बहुत ही विकराल है, बहुत ही खराब है। भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2020-21 में पूरी तरह से आय और व्यापार के नुकसान का कारण बनने जा रही है। पहले से ही लगभग 40% संकुचन 31 जुलाई 2020 तक हो चुका है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कुल 10 से लगभग 25% की सीमा में संकुचित होगी या संकुचन करेगी। इससे न केवल बाकी क्षेत्रों में बल्कि मौलिक आधारभूत क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी क्षेत्रों पर भी बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ने जा रहा है। यूट्यूब चैनल पर अपने पिछले अपलोड्स में, आलोक कुमार इंडिया जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था
और भारतीय सरकार को परेशान करने और हतोत्साहित करने से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में कई पहलुओं पर चर्चा की है। खास करके भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशान करने, तो साथियों ये सारे तथ्य थे जहां तक सरकार या अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पक्ष की चर्चा समाज और परिवार पर केंद्रित करते हैं। भारतीय समाज या भारतीय परिवार एक ऐसा समाज है जहां पर हर महीने हर दिन कोई न कोई त्योहार या उत्सव का माहौल रहता है, कोई न कोई पर्व अवश्य आता है, और हम लोग एक ऐसे माहौल में स्वयं को हमेशा पाते हैं कि जिसमें कभी भी निराशाजनक स्थिति का दर्शन न हो सके या अनुभव हो सके। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए आज एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, चाहे जिसके इस कारण से भी, चाहे भारतीय सरकार ने पैदा की, भारतीय अर्थव्यवस्था ने पैदा कर दी, या जो निर्णय लिए गए उससे पैदा हुई, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें निराशाजनक या फिर निराशा को बढ़ाने वाले तथ्य या फैक्टर्स, पहलू ज़्यादा हावी हैं। सिल्वर लाइनिंग्स बहुत ही कम है, डार्क लाइन्स ज़्यादा हैं या डार्क लाइनिंग्स ज़्यादा हैं। और इस प्रकार अगर चलता रहा, अगर वो 2-4 महीने और चल गए, तो ऐसी उम्मीद है कि इससे बाहर निकलना न केवल डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा, असंभव यदि न भी हो तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। एक देश जिसकी आदत या परंपरा प्रत्येक या हर किसी दूसरे दिन में त्योहार या उत्सव मनाने की है, अब नुकसान, संकट, निराशावाद, तबाही का एक घने बादल के अधीन है। इंडियन सोसाइटी या समाज अपने दैनिक कार्यों के बारे में अस्पष्ट है और वर्तमान अंधकारमय वातावरण के मद्देनजर किस दिशा में चलना है यह भी नहीं जानती। किस तरफ बढ़ा जाए, क्या किया जाए, इस मामले में अज्ञानता ज्यादा महसूस हो रही है, हावी हो रही है। इंडियन सोसाइटी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पतित महसूस होती है, अनुभव होती है। भारत फेक समाचार की विश्व राजधानी बन चुका है। जिस प्रकार से फेक समाचार या फेक न्यूज़ पैदा हो रहे हैं, सर्कुलेट किए जा रहे हैं, लोगों द्वारा भरोसा भी किया जा रहा है, तो यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है कि आज भारत फेक समाचार के मामले में विश्व की राजधानी बन चुका है। पहले डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी ने इसे एक पैर से लंगड़ा कर दिया, भारतीय समाज को या भारतीय परिवार को। फिर जीएसटी यानी माल और सेवा कर ने दोनों पैरों से लंगड़ा किया, और अब कोरोना और उससे संबंधित लॉकडाउन ने इसे बिल्कुल ही गतिहीन बनाकर रख दिया है, स्टैंड स्टिल, इमोबाइल। कोई भी बैसाखी, चाहे वो रोबोटिक बैसाखी ही क्यों ना हो, कोई बैसाखी रोबोटिक बैसाखी भी नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती है, करने की हालत में नहीं है, स्थिति में नहीं है। क्योंकि जब तक उचित उपयुक्त निर्णय और प्रयास नहीं किए गए, यह असंभव है, कठिन है। कम कहना बेहतर है, लेकिन अगर यह कुछ और समय तक जारी रहता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज किसी भी अंधेरे, विनाशकारी और निराशावादी स्थिति के खिलाफ अपनी विजयी होने की अपनी अनूठी सदियों पुरानी विशेषता को भी खो देगी या खो देगा। पैसा अवश्य महत्वपूर्ण है, अगर सब कुछ नहीं है तो भी पैसा महत्वपूर्ण है, और भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में है कि व्यक्तियों और परिवारों को बेरोजगारी, रोजगारहीनता, व्यापार और आय की हानि, बचत और निवेश की हानि के परिणाम स्वरूप भारतीय जीडीपी के लिए समग्र सकल नुकसान हो रहा है या हो रहा है या हुआ है। जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, सरकार द्वारा या संबंधित विभागों द्वारा, निर्णायकों द्वारा, अधिक से अधिक लोग कंगाल और गरीब हो जाएंगे, हो भी रहे हैं और हो भी जाएंगे, और जनता को पता भी नहीं चलेगा कि अब उन्हें क्या, कहाँ, कब, कैसे करना है। एक ऐसी हालत बन सकती है जिसमें जनता विचार शून्य हो जाए, कार्य शून्य हो जाए, नीति शून्य हो जाए, किस तरफ चला जाए उसे पता ही नहीं, मालूम ही नहीं, जीवन कैसे जिया जाए या जीवन यापन कैसे किया जाए उसे पता ही नहीं। हर दिन व्यवसाय और कॉरपोरेट प्रतिष्ठान संख्या में बंद हो रहे हैं, पूरे देश में बंद हो रहे हैं। व्यक्ति निष्क्रिय और असंगठित हो रहे हैं, निष्क्रिय हो रहे हैं, असंगठित हो रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ से उनका जुड़ाव नहीं है।
न किसी व्यवसाय से जुड़ाव है, न किसी कार्य से जुड़ाव है जिससे कि उनकी आमदनी हो सके, आय हो सके, सुनिश्चित हो सके। परिवार ट्यूशन शुल्क और अन्य दैनिक आवश्यक खर्चों का भुगतान करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। भारतीय सरकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था की बात शुरू करने से अब 100 करोड़ व्यक्तियों को 5 किलोग्राम अनाज, चावल, गेहूं कुछ भी उपलब्ध कराने की बात कर रही है। हमारी सोच, एक कहावत है हिंदी में, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। शायद ऊंचे लोग नीची पसंद, या मैं वो कहना नहीं चाहता जो आप समझ रहे हैं। कहाँ 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बात हो रही थी व्यवस्था जीडीपी के बारे में 2022-23 तक, और कहाँ अब 100 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा ताकि वो जैसे तैसे अपने जीवन को चला सकें, अपने को स्वयं को जीवित रख सकें। आसमान से जमीन पर गिरना इसे ही कहते हैं। आसमान से जमीन पर गिरना शायद इसे ही कहते हैं। भारतीय केंद्रीय और राज्य सरकारें धनहीनता के कारण किसी भी माध्यम से, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हों, धन के लिए बहुत बेताब दिख रही हैं, प्रयासरत दिख रही हैं। अगले 4-6 महीनों में सरकार को अपने कार्य को, शो को चलाने के लिए बहुत मुश्किल लगेगा, अगर असंभव नहीं है। जिस प्रकार से आमदनी के स्रोत बहुत ही सीमित हो चुके हैं, गतिविधियां नहीं है, कार्यविधियां नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो सरकार को अपनी इनकम, अपनी आय करने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। सरकार को अपने शो को चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल होगी, अगर कठिन नहीं है, असंभव नहीं है तो। और जैसा कि भारतीय सरकार धन जुटाने के लिए, स्वयं के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है, यह व्यक्तियों और परिवारों को भी अपने ब्लंडरस डिसीजंस के द्वारा, जो उनके निर्णय थे जिसमें त्रुटिपूर्ण निर्णयों के कारण जो उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रखी हैं भारतीय परिवारों के लिए, भारतीय समाज के लिए, तो भारतीय व्यक्तियों और परिवारों को धनहीन बनाकर पैसा देने की या उगाही करने की व्यवस्था कर रही है। और वो कैसी व्यवस्थाएं हैं? पीपीएफ या आईपीएफ से लोन लेना, ऋण लेना, सोना यानी गोल्ड के माध्यम से ऋण लेना, लोन लेना, म्यूचुअल फंड्स का भुगतान यानी इनकैशमेंट्स, टर्म डिपॉजिट यानी सावधि जमा लोन या ऋण लेना, मॉर्गेज लोन यानी बंधक ऋण लेना, जैसे ऋण या क्रेडिट का लाभ उठाने के नए तरीके सुझा रही है। केवल पीपीएफ और ईपीएफ लोन के माध्यम से पिछले 5-6 महीनों में करीब 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। पिछले 5-6 महीनों में गोल्ड लोन यानी सोने पर ऋण के माध्यम से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ऋण या लोन बांटे गए हैं। और अभी 1 सितंबर से आरबीआई ने यह भी निर्णय लिया है कि लोन टू वैल्यू जहां तक गोल्ड के मामले में है वो अब 75% न होकर 90% होगी। यानी आप एक ऐसी अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां पे आपको और मजबूर किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है कि अब आप केवल खुरचन पर ही जीवित रह सकते हैं। कोरोना वायरस से संबंधित मामलों की संख्या और मौतों की संख्या में भारत अब तीसरे स्थान पर है। अमेरिका, ब्राजील और भारत ये 3 शीर्ष देश हैं और इन देशों के शीर्ष नेता आपस में परम मित्र भी हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक समान पंख के पक्षी एक ही झुंड में एक साथ, अनायास संयोग, कितना गजब संयोग है। अमेरिका, ब्राजील और भारत, तीनों नेता आपत्ति न होकर तो लायर्स, टॉक्सॉप्स, आउट ऑफ टच विद द प्रेजेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस। यूएसए राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्राजील राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री सभी संभवतः अपनी असली योग्यता और मूल्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोरोना के मामले में तीनों देशों के शीर्ष नेता लगभग असफल सिद्ध हो रहे हैं और इसी का परिणाम है कि अमेरिका, ब्राजील और भारत 5-6 महीनों के बाद पूरे विश्व में शीर्ष पर खड़ा है जहां तक कोरोना का सवाल है। आगे कितनी और विकट परिस्थिति हो सकती है इसका आकलन करना भी मुश्किल है। भारत शायद अब निश्चित तौर से अपने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की दया से
सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद केवल और केवल खुरचन पर टिकने को या जीवित रहने के लिए विवश या मजबूर है। साथियों, उम्मीद है कि आप, जो मैंने आज चर्चा की है आप सबके सामने, जो फैक्ट्स, जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, ये आपको एक ऐसी स्थिति का दर्शन कराते हैं जिसमें यह महसूस कर सकें, अनुभव लगा सकें या एक आकलन कर सकें कि हम किस परिस्थिति में वर्तमान में हैं, और अगर इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं किया गया, कुछ ऐसे प्रयास नहीं किए गए जिससे कि हम इससे बाहर आ सकें, तो शायद अगले 2-4 महीने में भारतीय समाज, भारतीय परिवार, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय सरकार स्वयं को एक ऐसे कठिन परिस्थिति में, समस्याकारी परिस्थिति में पाएगी जहां से निकलना और भी कठिन होगा, यदि असंभव नहीं होगा। साथियों, आज की चर्चा को पूर्ण विराम देता हूं। आप सब को बहुत ही अच्छे भविष्य, सुखमय भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत ही धन्यवाद साथियों। और अंत में इस चैनल को, आलोक कुमार इंडिया को, और इस डिस्कशन को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद साथियों, पुनः आप सभी लोगों को।